स्वागत है आज के इस कक्षा में। आज हम लोग शिवराज विजय जो चौथे समसत्र फोर्थ सेमेस्टर में शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं महाकवि अंबिकादत्त व्यास। महाकवि अंबिकादत्त व्यास के द्वारा लिखा गया शिवराज विजय जो एक गद्य काव्य है जिसके लेखक हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास। आज हम लोग शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है उस पर बात करेंगे। ध्यान देंगे आज की कक्षा में हम शिवराज विजय के द्वितीय निश्वास को प्रारंभ करेंगे और इसी क्रम में प्रत्येक अलग अलग पार्ट में द्वितीय निश्वास की कक्षा होगी। तो आज की कक्षा में हम लोग शिवराज विजय के द्वितीय निश्वास को शुरुआत करते हैं और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं कि द्वितीय निश्वास का विषय वस्तु क्या है और द्वितीय निश्वास का मूल कथा क्या है और एक श्लोक के माध्यम से वह किन किन बातों को संकेत करने की कोशिश की गई है। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए, हम लोग बात करेंगे शिवराज विजय। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में यवनों का, मुग़ल शासकों का जो प्रभाव रहा है, उसका जो अत्याचार रहा है हम भारतीयों पर, उसी पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास श्रीमद् पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है। और ऐतिहासिक उपन्यास की अगर हम बात करें तो जो इतिहास पर आधारित जो उपन्यास होता है वह ऐतिहासिक उपन्यास है। तो उस समय जो मुग़लों का वर्चस्व रहा था, मुग़लों का प्रभाव रहा था, तो उन मुग़लों से लड़ने के लिए महाराष्ट्र से शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी ने क्या क्या, उनके द्वारा क्या क्या कोशिशें की गई, उन विषयों को लेकर के इस काव्य की रचना हुई है। तो शिवराज विजय का प्रथम निश्वास को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज से प्रथम निश्वास को भी हम पढ़ाएंगे और आज से फिर द्वितीय निश्वास हम कोशिश करते हैं इसको पढ़ाने का और प्रत्येक चीज़ों को बारीकी से पढ़ते चलेंगे। तो ध्यान देंगे यह एक महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक के अर्थ को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उजहारा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान अनुदिश्यति हसिष्यति पंकजाश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उजहारा। इसमें वसंत तिल का छंद है। इसमें कौन सा छंद है? वसंत तिल का। वसंत तिल का छंद के एक चरण में 14 अक्षर होते हैं। उस प्रकार से पूरे 4 चरण में अगर 4 से इंटू करेंगे तो 56 अक्षर हो जाएंगे। तो ये जो पूरा श्लोक है, इस पूरे श्लोक में कुल कितने अक्षर हैं? 56 श्लोक हैं और इसमें वसंत तिल का छंद है। कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद है। इसमें टोटल श्लोक में कितने वर्ण हैं? 56 और एक चरण में 56। इसमें अगर आप देखेंगे तो 14 14 14 14, तो 14 चौक 56, पूरे श्लोक में 56 है। तो वसंत तिल का छंद का एक बार हम इसको वाचन करते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। वसंत तिल का छंद का लय है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगा, उगता वसंत तिल का तब जा जगोगा,
उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा, उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा। इसी लय पर हम इस श्लोक को गाने की कोशिश करेंगे। रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातं, भास्वान् अनुदिश्यति, हसिष्यति पंकजश्री। ध्यान देंगे इसका लय जो है कैसे बैठाएंगे। रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातम्। इसका लय जो है उगता वसंत तिलका, उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा। इसका लय देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसका लय कैसे बिठाया जाता है। आप कोई भी छंद का लय और उसका श्लोक के माध्यम से बिठाना हो, छंद का लय पकड़ना हो। रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभाताम्, भास्वान् अनुदिश्यति, हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। हा हन्त हन्त, हा हन्त हन्त नलिनीं गजौजहारा। इसमें यति की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 6 पहले 8 वर्णों पर हम गाएंगे और उसके बाद 6 वर्ण को फिर लास्ट में गाएंगे। तो यहाँ से रात्रि गमिष्यति अगर बात करेंगे तो रात्रि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक भविष्य, भवि में जाकर के रुकेंगे। उसी तरह फिर हम लोग हसीस में जाकर के रुकेंगे। फिर कोश को में जाकर के रोकेंगे। तो उस प्रकार से 8 वर्णों पर रुकेंगे और तब लय बैठेगा। रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातां, रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातां, भास्वान् अनुदिश्यति, भास्वान् अनुदिश्यति, हसिष्यति पंकजश्री। भास्वान् अनुदिश्यति, हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। हा हन्त हन्त नलिनीं गजौजहारा। रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभाताम्। रात्रि गमिष्यति 1 2 3 4 5 6, तो भवि में जाकर के हमको रुकना है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको गाने की कोशिश करेंगे उगता वसंत तिलका छंद को। तो रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभाताम्, रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभाताम्, भास्वान् अनुदिश्यति, हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गजौजहारा। इसका वसंत तिलका छंद का ये लय रहा। अब इसका एक और लय है। रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातां, भास्वान् अनुदिश्यति, हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गजौजहारा। फिर से देखिए। रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातां, भास्वान् अनुदिश्यति, हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गजौजहारा।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह जो उक्ता वसंत का छंद पर आधारित यह जो श्लोक है, इसको मैंने कई बार इसका वाचन किया, तो आप भी इस श्लोकों का वाचन करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से, ये जो श्लोक है आपके जहन में बैठ जाए। तो बात करेंगे इसका अर्थ। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। तो लिखता है रात्रि ही गमिष्यति, रात्रि जाएगा, भविष्यति सुप्रभातम। सुप्रभातम मतलब सुबह, हाँ, सुबह में हम लोग सुप्रभातम बोलते हैं। तो रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगा, गमिष्यति अर्थात जाएगा, रात्रि जाएगी, रात्रि गमिष्यति रात्रि चली जाएगी, और भविष्यति होगा क्या, सुप्रभातम। ऊपर वाला लाइन कंप्लीट है, रात्रि होगी, रात्रि बीतेगी और सुबह होगा। फिर क्या लिखता है, भास्वान अनुदिश्यति, भास्वान जोड़ उदिश्यति, भास्वा जोड़ अनुदेश्यति। जैसे आप लोग बोलेंगे तो भास्वान जोड़ उदेश्यति, तो भास्वान का मतलब होता है सूर्य, और भास्वान में जो नू है उसका फिर क्या आ जाएगा, उद्देश्यति। उद्देश्यति मतलब होता है उदय होना, भास्वान का मतलब सूर्य है। तो देखिए कितना क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, फिर भास्वान अनुदेश्यति, भास्वानुदेश्यति, अर्थात जो सूर्य है वो क्या है, सूर्य का उदय होगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति, सूर्य जो है वो क्या होगा, उदय होगा। फिर लिखता है हसिष्यति, हसिष्यति मतलब खिलेगा, हसिष्यति मतलब खिलना या खिलेगा क्या, पंकजश्री, पंकजश्री, पंकज का मतलब कमल होता है ना, पंकज जो है, पंकज अर्थात पंकजश्री, पंकजश्री मतलब कमल जो है वह क्या होगा, खिलेगा। पंकजश्री कमल का जो चमक है वो खिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए कितनी बारीकी से ये लाइन लिखा हुआ है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी, सुबह होगा, और सुबह होने के बाद भास्वान अनुदिश्यति, सूर्य उदय होगा, और सूर्य उदय होने के बाद जो पंकज है अर्थात वह जो सूर्य है वो क्या करेगा, खिल जाएगा। कितनी बारीकी से लिखता है, पहले लिखता है कि रात्रि बीत जाएगी, रात्रि बीतने के बाद फिर सुबह हो जाएगा, सुबह होने के बाद रात्रि बीत जाएगी, रात्रि बीतने के बाद फिर सुबह ही होता है, बहुत अच्छी बात है, रात्रि बीतने के बाद फिर सुबह ही होता है। तो सुबह हो जाने के बाद फिर सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के बाद फिर कमल जो है वो खिल जाते हैं। कमल खिलते कब है, जब सूर्य उदय होता है। फूल खिलते कब है, जब सूर्य का उदय होता है। तो कितनी अच्छी लाइन लिखा हुआ है कि रात्रि चली जाएगी, सुबह होगा, सूर्य उदय, सुबह होने के बाद फिर सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होने के बाद फिर क्या होगा, कमल जो है वो खिल जाएगा। तो ये क्या है इसका अर्थ, आगे फिर तो देख लेते हैं। फिर लिखता है इत्थम, इत्थम, इत्थम का अर्थात होता है इस प्रकार से, विचिन्त्यति चिंतन करते हुए, चिंतन करता है, कोशगते द्विरेफे, द्विरेफे का मतलब होता है भ्रमर, भ्रमर मतलब भावरा, भ्रमर, भ्रमर का अर्थात द्विरेफे का मतलब भ्रमर, द्विरेफ, भौरे का दो पंख होता है ना, इसलिए उसको द्विरेफ कहा गया। कोशगते, कोशगते, कोशगते मतलब कमल के कोश में विद्यमान एक भौरा, वह ऐसा इस प्रकार से सोच रहा है। तो आप ये समझें कि एक जो है, एक भौरा है, वह भौरा कमल के अंदर फंस गया है, क्योंकि वह भौरा कमल का रस को पान करने के लिए बैठा हुआ था। उसी दौरान क्या हुआ कि वो रस को पान करने में इस प्रकार से खो गया कि सवेरा हो गया और कमल जो है
सॉरी शाम हो गया। शाम होने के बाद क्या हुआ, कमल जो है, कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो ढक जाती हैं, वो मुरझा जाती हैं, और भौरा जो है उसी कमल के अंदर छिप जाता है। उसी कमल के अंदर छिप नहीं जाता है, वो फंस जाता है। तो वो काफ़ी कष्ट से उस फूल के अंदर वह भौरा रहता है। तो वो भौरा ये सोच रहा है, कमल के अंदर फंसा हुआ वह भौरा क्या सोच रहा है, देखिए सोच क्या रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि होगा, सॉरी रात्रि गमिष्यति मतलब रात्रि चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम और सुबह होगा, भास्वान अनुदिश्यति फिर सूर्योदय होगा। सूर्योदय होने के बाद जो सूर्योदय होने के बाद जो पंकज है, जो कमल है, वो क्या हो जाएगा, वो खिल जाएगा, और खिलने के बाद मैं इस चंगुल से निकल जाऊंगा। ये सोच करके एक जो भौरा है वह कमल में फंस गया है। वह इस बात को सोच करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, और वह सोच रहा है कि चलो अब तो रात्रि चली जाएगी कुछ देर के बाद, और फिर सुबह हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सुबह हो जाएगा, और सुबह होने के बाद भास्वान अनुदिश्यति सूर्योदय होगा। सूर्योदय होने के बाद फिर ये जो पंकज है या जो कमल है वो खिल जाएगा, और मैं फिर बाहर निकल जाऊंगा। ऊपर का ये जो 3 लाइन है, उस 3 लाइन में आप समझ गए होंगे कि एक भौरा है, वो कमल के अंदर फंस चुका था। वह भौरा रात्रि समय में वो सोच रहा है कि कुछ देर के बाद रात्रि गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी, फिर सुबह हो जाएगा। सुबह होने के बाद सूर्योदय होगा। सूर्योदय होने से क्या हो जाएगा, फिर कमल खिल जाएगा, और मैं जो यहाँ काफ़ी कष्ट में हूँ वो मैं निकल जाऊँगा। इस प्रकार से एक भौरा सोच रहा है, और सोच सोच करके वह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। लेकिन इतना ही में क्या होता है कि हा हंत हंत नलिनीम गज उजहारा। गज का मतलब क्या होता है, गज का मतलब होता है हाथी। गज का मतलब क्या होता है, हाथी। उजहार का मतलब उखाड़ देना। नलिनी मतलब उस फूल को। हा हंत हंत, हा हंत हंत का मतलब होता है कि एक पागल हाथी, एक मदमस्त हाथी है ना, मदोन्मत्त हाथी आता है और उस फूल को उखाड़ देता है। उस फूल को उखाड़ देता है। तो फूल को उखाड़ देने से क्या होता है कि उस उस कमल के अंदर, उस फूल के अंदर जो भौरा छिपा हुआ है, वह भौरा उसी के अंदर, चूँकि वो फूल खिलने से पहले हाथी उस कमल को उखाड़ के फेंक देता है। अब कमल को उखाड़ के फेंक देने से वह भौरा जो उस कमल के अंदर छिपा हुआ है, भौरा जो उस कमल के अंदर फंसा हुआ है, वह तो निकल नहीं पाया। तो देखिए कितनी बारीकी से इसका अर्थ लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी समस्या में, बहुत बड़ा समस्याओं में उलझा हुआ एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं कुछ देर के बाद मेरी सारी समस्याएं, मैं इस जो यहाँ इस चंगुल में जो फंसा हूँ, मैं इस कमल में जो ढक चुका हूँ, मैं इस कमल में जो फंस गया हूँ, कमल के पंखुड़ियों में जो फंस गया हूँ, तो अब मैं निकलूँगा कब, जब सूर्योदय होगा। और सूर्योदय होगा तो जब कमल खिलेगा। तो कमल कब खिलता है, सूर्योदय होने के बाद। तो सूर्योदय कब होता है, जब सुबह होगा। और सुबह कब होगा, जब रात्रि चली जाएगी। तो इस प्रकार से एक भौरा जो है वो सोच रहा है कि रात्रि चली जाएगी, सुबह होगा, और सूर्योदय होगा। सुबह होने के बाद सूर्योदय होगा, और ये कमल खिल जाएगा, और कमल खिल जाने के बाद मैं बाहर निकल जाऊंगा। इस प्रकार से वह भौरा जो है वो सोच रहा है, और सोचने के बाद सोच ही रहा है, और सोचते सोचते ही उधर से एक पागल हाथी आता है और उस कमल को उखाड़ के फेंक देता है। उस कमल को उखाड़ के फेंक देता है। तो वह जो भौरा वो ये सोच करके खुश हो रहा था कि मैं निकल जाऊंगा, अब वो हमेशा हमेशा के लिए उस कमल के अंदर जो है वो रह गया, और अंततः उस भौरे की मृत्यु हो गई। तो इस श्लोक में एक कितना छोटा सा प्रसंग जो है कितनी बारीकी से क्लियर किया हुआ है। इससे
ये बात इस श्लोक के द्वारा ये भावार्थ निकालने की कोशिश किया जा रहा है कि मनुष्य को जब तक उस सफलता को प्राप्त नहीं कर लेना चाहिए, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाना चाहिए, तो उससे पहले ही आप खुशी का इजहार नहीं करने लगें। जब तक उस मुकाम को आप हासिल ना कर लें, तब तक आपके अंदर जो खुशियां हैं उसको आप दबा के रखें। कुछ लोग क्या होता है कि पहले सारी चीज़ का अनुभव कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है और आप पहले सोच लिए हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं पास हो जाऊंगा, पास हो जाने के बाद मैं सबको मिठाई खिलाऊंगा, दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, सारी चीज़ें वो सोच लेते, लेकिन अचानक आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, आप फेल कर जाते हैं। तो वो सारा जो आपकी खुशी है वो किस में तब्दील हो गई, दुखी में तब्दील हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ जो भौरा है वो पहले ही आंदन मदमस्त है, अंदर में वो बहुत ज़्यादा खुश है कि रात्रि कुछ देर के बाद रात्रि चली जाएगी और रात्रि चले जाने के बाद सुबह होगा, सुबह होने के बाद सूर्योदय होगा, सूर्योदय होने के बाद ये जो कमल है वो खिल जाएगा और मैं जो अंदर में फंसा हूँ मैं निकल जाऊँगा। लेकिन उसी बीच एक हाथी आता है और उस कमल को ही उखाड़ के फेंक देता है। तो वह जो भौरा जो खुश है, अब उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, पंडित अंबिका दत्त व्यास ने द्वितीय निश्वास के प्रारंभ में इस श्लोक को बताने की कोशिश करते हैं। इस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत करने का उनका उद्देश्य ये है कि द्वितीय निश्वास की जो कहानी है और उसका निष्कर्ष है कुछ इसी प्रकार की घटनाओं पर आधारित है। उसकी जो कहानी है कुछ इसी प्रकार की घटनाओं पर आधारित है कि यहाँ पर जो अफजल खान रहता है, देखिए ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है अफजल खान। तो अफजल खान जो रहता है, जो शिवाजी को जीवित में गिरफ्तार करना चाहता है, बीजापुर का जो शासक है वो शिवाजी को वो भेजता है कि तुम जाके अफजल खान को शिवाजी को तुम जीवित गिरफ्तार करो। तो अफजल खान एक योजना बनाता है शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए, और उस योजना को बीजापुर का शासक एक योजना बनाता है शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए, और उस योजना को एक पत्र पर लिख करके अफजल खान को भेज देता है। तो होता क्या है कि वह पत्र एक मुसलमान युवक, एक यवन युवक लेकर के आता है अफजल खान के पास। उसी के बीच में क्या होता है कि शिवाजी का एक अनन्य भक्त, उसका एक अनुयायी, एक चेला जिसका नाम गौर सिंह रहता है, वह गौर सिंह उस युवक को मार देता है और उससे पत्र जो है वो ले लेता है। उससे वह पत्र ले लेता है और उस पत्र में ये लिखा हुआ रहता है कि अब शिवाजी को जीवित पकड़ना है और किस प्रकार से पकड़ना है, किस प्रकार से गिरफ्तार करना है। तो इस बात की जानकारी शिवाजी को भी हो जाती है और इस बात का भनक शिवाजी को हो जाती है। तो क्या होता है, तो इसके बाद शिवाजी को वो सारी जानकारी मिल जाती है कि कैसे अफजल खान हमको गिरफ्तार करना चाहता है, और फिर वह पत्र शिवाजी अपने तरीके से अफजल खान के पास भेज देता है। तो अफजल खान और उसके साथ में जितने भी सेना लोग थे वो इस बात को जान करके खुश हो जाते हैं कि मैं कल जो शिवाजी को हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, शिवाजी को हम लोग कल गिरफ्तार कर लेंगे, चूँकि हम लोगों के पास एक योजना है। वो योजना क्या है कि हम लोग शिवाजी को संधि करने के बहाने से बुलाएंगे और संधि करने के बहाने उसे बुलाएंगे
और उसी के बीच हम लोग उसका गिरफ्तार कर लेंगे, उसको उसी समय दबोच लेंगे और उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इस बात की जानकारी शिवाजी को भी हो जाती है, लेकिन इस बात अफजल खान को ये बात मालूम नहीं होता है कि ये जो मैं योजना हम लोग बनाए हैं, यह जो योजना है वो शिवाजी को भी पता चल गया है। तो अफजल खान और उसके साथ में जितने लोग थे सब कोई खुश हो जाते हैं कि कल शिवाजी को हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, जिसको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग इतना कष्ट कर रहे हैं, इतनी परिश्रम कर रहे हैं, तो कल शिवाजी गिरफ्तार हो जाएगा। इस बात को लेकर के, इस बात को अनुमान लगा करके, इस बात को वो अफजल खान और उसके साथ जितने लोग थे सब पार्टी करने लगते हैं, जश्न करने लगते हैं और पूरे खुश हो जाते हैं कि कल तो अब हम लोग का काम तमाम है, मतलब हम लोग का जो काम है वो कल तमाम हो जाएगा, क्योंकि कल शिवाजी गिरफ्तार हो जाएंगे। इस बात को लेकर के वो पूरे खुश हो जाते हैं। अफजल खान पूरा खुश होता है, लेकिन अफजल खान को ये बात पता नहीं होता है कि शिवाजी भी अपना एक अलग रणनीति बना लेता है। तो शिवाजी अपने अफजल खान से उस संधि का प्रस्ताव में जाता है, लेकिन शिवाजी अपने हाथों में बगनखा पहन लेता है और वो अफजल खान से मिलने जाता है। शिवाजी को भी पता है कि वो अफजल खान संधि करने के बहाने हमको बुलाया है और ये हमसे उसी समय हमको ये पकड़ना चाहेगा, लेकिन उसके पकड़ने से पहले हम क्या करेंगे, उसको अफजल खान को ही पकड़ के दबोच देंगे और जिस स्थान पर बुलाया है उस स्थान पर अपने सेना को शिवाजी पहले वहाँ से छोड़ दिए थे। शिवाजी के आदमी वहाँ से पहले ही वहाँ पे लगे हुए थे। अफजल खान को इस बात की जानकारी नहीं है, तो शिवाजी अफजल खान से मिलने जाते हैं। आसपास में अफजल खान की सेना होती है, लेकिन उसके आसपास में छिप करके शिवाजी की भी सेना होते हैं। तो जैसे ही अफजल खान शिवाजी से गले मिलाना चाहता है, वैसे ही शिवाजी अफजल खान को उठा के पटक देता है और उसका छाती फाड़ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो श्लोक है इसका संदर्भ उसी प्रकार से है कि अफजल खान पहले ही खुश होने लगता था। शिवाजी अभी गिरफ्तार हुआ नहीं है, उससे पहले ही अफजल खान पूरी तरह से खुश हो गया है कि कल जो है शिवाजी को हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इसके साथ उल्टा ही हो जाता है कि शिवाजी अपने अलग रणनीतियों के साथ, एक अलग योजना के साथ अफजल खान को ही मार देता है। तो द्वितीय निश्वास की कहानी यही है कि अफजल खान एक योजना बनाता है, बीजापुर के शासक एक योजना बनाता है और उसको पत्र के माध्यम से अफजल खान को भेजता है। लेकिन इस पत्र का जो गुप्त रहस्य है शिवाजी को पता चल जाता है और इसी गुप्त रहस्य को वो गुप्त रहने देता है और फिर उसी योजना को अपने तरीके से शिवाजी उसको संज्ञान में लेते हैं और फिर उस अफजल खान को मार देते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में अर्थ है कि जो भौरा जो है वो कमल के अंदर बैठ करके ये सोच रहा है कि कल जो है हम लोग रात्रि चली जाएगी, सुबह होगा, सूर्योदय होगा और कमल जो है वो खिल जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। उधर अफजल खान भी कुछ इसी प्रकार के सोच रहा है कि कल होगा, शिवाजी आएंगे और उसी दौरान हम लोग उसको पकड़ लेंगे। इस बात को अफजल खान जो है पूरा खुश है। लेकिन अफजल खान उससे मीटिंग करने के लिए आया, शिवाजी भी गए, लेकिन उसके गिरफ्तार करने से पहले शिवाजी ही उस पर धावा बोल दिए, शिवाजी ही उस पर आक्रमण कर दिए, जिससे क्या हुआ कि अफजल खान की वहीं पे मृत्यु हो गई उस भौरे के समान। तो जब तक आपका कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको आप आसान नहीं समझें। आप अपने कार्य को पूरा कर लीजिए, तब जा कर के आप उस कार्य का जो आनंद है, उसका सफल होने का जो आनंद है, उसको आप अनुभव कीजिए। तो इस श्लोक में वही उसका जो द्वितीय निश्वास का जो सारांश है इस कथा के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा यहाँ पे उद्धृत किया गया है। तो इधर भौरा सोच रहा है कि मैं कल निकल जाऊंगा, उधर अफजल खान सोच रहा है कि मैं भी कल शिवाजी को गिरफ्तार कर लूँगा। लेकिन इधर हाथी आता है, भौरे को कमल को उखाड़ देता है
और भौरे की मृत्यु हो जाती है। इधर अफजल खान शिवाजी जाते हैं और उल्टा ही अफजल खान को मार देता है। उधर अफजल खान की मृत्यु हो जाती है, इधर भौरे की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो पहला ये जो श्लोक है, इसमें द्वितीय निश्वास का सारांश है, द्वितीय निश्वास का सारांश है। तो ये बहुत ही मनोहर और सुंदर श्लोक है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजाश्री इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजुझारा। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से इस छोटे से एक श्लोक उक्ता वसंत तिल का छंद के माध्यम से पंडित अंबिका दत्त ने किस प्रकार से द्वितीय निश्वास का सारांश इस श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके आगे में द्वितीय निश्वास का जो गद्य है उसको हम लोग पढ़ेंगे।